पाकिस्तान का पहला शार्क साहिल मोटरस्पोर्ट के पास एक्सक्लूसिवली आ चुका है। ये गाड़ी फॉर सेल है और ये गाड़ी रिसेंटली लॉन्च की गई है। अभी ये गाड़ी आपको फॉर सेल तो क्या कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। ये गाड़ी अभी बहुत रेयर है और सिर्फ कराची में ही कंपनी खुद इसको एक्सपीरियंस करवा रही है। बट इस्लामाबाद में ये पहली गाड़ी है जो कि हमारे पास अवेलेबल है और ये गाड़ी पाकिस्तान में अभी लॉन्च की गई है। लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत सारे अपने कॉम्पिटिशन को स्ट्रांगली हिट करेगी। इससे जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इफेक्ट होंगी वो यही दोनों हैं, फॉर्च्यूनर और रिवो GR। ये गाड़ियाँ अपनी कैटेगरी में किंग हैं, इस तरह से कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल भी होती है, पावरफुल भी है, लुक्स के लिहाज से भी डिसेंट है। लेकिन ये गाड़ी चीज़ ही अलग है। BYD शार्क है अच्छा खासा बड़ा डाला, लेकिन ड्राइव के लिहाज से ये गाड़ी गाड़ियों की तरह स्मूथ है। पिक के लिहाज से ये गाड़ी किसी स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी हमर EV से भी काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। ये सब मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। अगर बात कीजिए प्राइसिंग की तो उनमें 25-25 लाख का डिफरेंस है। रिवो GR स्पोर्ट 175 का कॉस्ट करता है और नंबर लगा के 185 का पड़ेगा। इसकी 2 करोड़ इनवॉइस है। इसमें अगर आप 25 लाख डालें तो आपको ये गाड़ी मिल सकती है और इसमें आप 25 लाख डालें तो फिर आपको ये गाड़ी मिल सकती है। फॉर्च्यूनर का जो टॉप ऑफ लाइन वर्जन है वो होता है GR स्पोर्ट। वो गाड़ी 2 करोड़ 25 की है, नंबर लगा के 235 कॉस्ट करती है। ये 2 करोड़ की है, नंबर लगा के 210 कॉस्ट करेगी। ये 175 और 185 कॉस्ट करेगी। तो 25-25-25, इसमें 25 के बाद ये, इसमें 25 के बाद ये। लेकिन पावर, लुक्स, फीचर्स हर लिहाज से ये गाड़ी इन सबसे तो क्या, इनकी बड़ी गाड़ियों से भी ज़्यादा ऊपर है। मतलब प्राडो से भी ये गाड़ी मेरे ख्याल से बेहतर ऑप्शन है और किस तरह से ये सब जस्टिफाई करूंगा इस वीडियो में। तो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट पिकअप ट्रक एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद द सेकंड बेस्ट ऑप्शंस। So let's start with the exterior of these cars. Undoubtedly ये गाड़ियाँ भी काफ़ी खूबसूरत हैं टोयोटा की, लेकिन BYD एक अलग ही लेवल पे है। इसके फ्रंट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग DRL दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी काफ़ी हद तक EV कार से इंस्पायर्ड है और फीचर्स के लिहाज से भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। इनकी लुक्स अच्छी हैं लेकिन इसकी हेडलाइट वगैरह काफ़ी छोटी सी है। फीचर्स यहाँ पे गुजारे लायक हैं। इसमें भी हेडलाइट्स खूबसूरत हैं लेकिन फीचर यहाँ पे उससे भी थोड़े से कम है। पार्किंग सेंसर ये गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, लेकिन ये गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है। फ्रंट पे इसमें कैमरा आता है, हेडलाइट्स की ऑटो लेवलिंग वाली हैं, फिर ये हैं भी LED वाली और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे ये क्रैश कार्ड वगैरह भी दिया गया है। फ्रंट की इसकी लुक काफ़ी मस्कुलर सी है और फिर सिर्फ यही नहीं, इसमें ऊपर रडार भी आता है जो कि इसके बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है। वो मैं कवर करूँगा अंदर जाके। बट जहाँ तक बात है साइज़ की तो यहाँ पे ये गाड़ी हर लिहाज से नंबर ले जाती है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी टोयोटा टकोमा का कंपटीशन बनती है, लेकिन प्राइस ब्रैकेट के लिहाज से रिवो के आसपास है। बैक से तीनों गाड़ियाँ बराबर खड़ी हुई हैं, लेकिन फ्रंट पे ये गाड़ी फॉर्च्यूनर के बाद इतना आगे आ रही है और रिवो से भी ये गाड़ी तकरीबन 5-6 इंच आगे ज़्यादा लंबी है। चौड़ाई के लिहाज से भी इसका इंप्रेशन ज़्यादा बड़ा आता है। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे भी सब कुछ काफ़ी मस्कुलर है इस गाड़ी में। व्हील आर्चेस की काफ़ी बड़ी दी गई हैं। रिम इन तीनों गाड़ियों में 18 इंचेस के हैं। और बिल्कुल बैक एंड पे जाने से पहले मैं इन गाड़ियों के इस वाले एरिया को कंपेयर करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे ये गाड़ी असल डिफरेंस क्रिएट करती है। बैक पे रेवो में भी फॉर्च्यूनर में भी इनमें कमानियाँ आती हैं, यानी कि लीफ स्प्रिंग्स, और इन दोनों के सस्पेंशन बैक पे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। बैक पे बैठा हुआ बंदा उछलता ही रहता है। बट इस गाड़ी के इसमें सब कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे प्रॉपर विशबोन सस्पेंशन दिया गया है और यहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है। फिर यहाँ डिस्क ब्रेक भी दी गई है जो कि ब्रेकों को अच्छा बनाती है। इलेक्ट्रिक मोटर आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देती है एक्सलेरेशन में, PHV मोटर, और इको पे करने पे बैक वाली मोटर डिसेबल हो जाती है, सिर्फ फ्रंट पर इनेबल रहती है। ये 436 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, मोर ऑन दैट लेटर। और इतनी ज़्यादा इनॉर्मस फिगर्स के साथ अगर ये गाड़ी सिर्फ रिवील हो जाए तो ये टेल ही करती रहे हर टाइम। तो इससे बचने के लिए इको पे करने पे इसकी बैक की मोटर ऑफ हो जाती है, जबकि इन गाड़ियों में ऐसा कुछ करीब भी नहीं है। और बाकी इसमें बैक पर डिस्क ब्रेक भी नहीं आती, जबकि ये गाड़ी बैक पर डिस्क ब्रेक ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसमें जो इंसुलेशन दी गई है ये भी काफ़ी प्रॉपर है। रेवो में और फॉर्च्यूनर में दोनों में आपको सस्पेंशन भी नजर आ रहा होता है और आर पार भी नजर आ रहा होता है, जबकि इस गाड़ी के केस में हर चीज़ वेल इंसुलेटेड है। लेकिन इसमें बैक पे कोई रोल बार वगैरह नहीं आते, रिवो ऑफर करता है। इसके शायद कुछ टाइम बाद आने शुरू हो जाएं और अगर इस पर लग जाए तो फिर इसकी लुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बाकी ये अमेरिकन ट्रक्स की तरह बैक से बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन मैसिव है। राइट पे इसमें एक और यहाँ पे पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप इसको चार्ज करेंगे, लेफ्ट से इसमें आप फ्यूल डालेंगे। और अब अगर बात की जाए गाड़ी को रेयर एंड की तो ऑब्वियसली इसका रेयर एंड काफ़ी खूबसूरत है। इसमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं मोस्टली इलेक्ट्रिक कार्स की तरह, लेकिन इसकी जो साइड वाइड लाइट्स हैं ये मेरे ख्याल से थोड़ी बेहतर हो सकती थी कि काफ़ी हद तक आई गेस डेवो BH116 से इंस्पायर्ड हैं, उसमें इस तरह की लाइटें आती हैं। लेकिन नॉनदलेस ट्रक्स और इलेक्ट्रिक ट्रक स्पेशली बड़ी सीधी लाइटें ऑफर करते हैं एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। बाकी जहाँ तक बात है फीचर्स की तो पार्किंग सेंसर्स तीनों में है, लेकिन ये गाड़ी 2 बार भी कंपनी से ही ऑफर कर रही है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है।
यूजुअली फोर्ड वगैरह भी एक एड ऑन फीचर रखते हैं, बट इसने स्टैंडर्ड दे दिया। फिर इसके अलावा टेल गेट इसमें तो पावर्ड है, उसका टेल गेट सिंपल है और ये टेल गेट खोलने पे नीचे गिर जाता है सीधा सीधा इस तरह से। ये मेरे ख्याल से एक विकेट चीज़ है। इतनी महंगी गाड़ी है तो यहाँ पे एक स्लो डाउन शॉक भी लगाया जा सकता था, बट नहीं लगाया गया। बैट भी इसका ठीक है, लेकिन इसके केस में डिफरेंट सीन है। इसका अनलॉकर इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको आप इस तरह से ओपन करेंगे और उसको आप की से भी खोल सकते हैं, और ये खोलने पे गिर नहीं जाता, ये इस तरह खुलता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। फिर इसके अलावा ये है भी अच्छा खासा मोटा, बैक पे आप चढ़ के बैठ सकते हैं। बेड की इंसुलेशन भी अच्छी दी गई है और यहाँ लाइट्स भी दी गई हैं, लेकिन लाइट्स को आप मैनुअली खुद भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कोई लंबा सामान रख दिया है और आपने इसको खुला ही रखना है पूरा दिन, ये शायद 1-2 दिन, तो लाइट्स ऑन रहेंगी और बैटरी ड्रेन करेंगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इन लाइट्स को खुद भी ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी सिर्फ एक चीज़ लैक करती है और वो है रेड विंडशील्ड ओपन ना होना। ये इसकी फिक्स चीज़ है, जब करीबों में ओपन होती है, बट बाकी सब कुछ इसमें बहुत नेक्स्ट लेवल है। बैजिंग वगैरह इन सब में ही काफ़ी सारी दी गई है, लेकिन इसकी बैजिंग थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मैट में है और यहाँ पे डीएमओ दिया गया है। डीएमओ का मतलब है डुअल मोटर ऑफ रोड और एडब्ल्यूडी मतलब ऑल व्हील ड्राइव। अब यहाँ पे भी डिफरेंस है, ये दोनों गाड़ियाँ 4x4 हैं। 4x4 वाली गाड़ियों को आप 4x2 पे भी स्विच कर सकते हैं। ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी का मतलब ये होता है कि ये गाड़ी बस ऑल व्हील ड्राइव है, जैसा कि V8 या Lexus 570 या Lexus 600 या 300 सीरीज, ये सब ऑल व्हील ड्राइव होती हैं। इनको 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते। और अब अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो एक ये इंटीरियर होता है जो कि ठीक है, फीचर्स के लिहाज से, लुक्स के लिहाज से ही बस ठीक है। स्टीयरिंग इसमें लेदर स्टेज्ड है, डैशबोर्ड मोस्टली प्लास्टिक है, लेकिन मोर और लेस वो सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे जो कि आपको डेली यूज़ में चाहिए होती हैं। पैडल शिफ्टर्स में दिए गए हैं, मैनुअली आप इसको यहाँ से चला सकते हैं। मल्टीमीडिया है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, बट ये इंटीरियर थोड़ा सा क्रैम्प्ड इन है, थोड़ा टाइट है और ये आपको तब तक फील नहीं होगा जब तक आप इससे कुछ बेहतर एक्सपीरियंस करते नहीं है। जैसा कि आप फॉर्च्यूनर जितना मर्जी ऐसा चलाते हैं आपको कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फॉर्च्यूनर के बाद अगर आप प्राउड एक्सपीरियंस कर लें या वेट एक्सपीरियंस कर लें तो फॉर्च्यूनर आपको फिर थोड़ी तंग लगेगी, बम्पी लगेगी, अजीब सी लगेगी। इसी तरह इस गाड़ी के बाद BYD एक डिफरेंट लेवल पे है। फिर एक होता है ये इंटीरियर जो कि थोड़ा नाइस है, लेकिन स्पेस के लिहाज से ऑलमोस्ट उतना ही है। मटेरियल्स यहाँ थोड़े ज़्यादा बेहतर यूज़ किए गए हैं। इसमें कूल बॉक्स भी आता है उस गाड़ी की तरह, लेकिन इसमें भी चीज़ें मोर लेस वैसी ही हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका और रीवो GR का मिलता जुलता है। पैडल शिफ्टर दोनों में आते हैं, दोनों का यहाँ से मैनुअल चला सकते हैं, लेकिन इसके मटेरियल्स थोड़े ज़्यादा प्रीमियम हैं। फॉर्च्यूनर में यहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम या फिर मैट आता है। सेंटर कंसोल थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है, स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा बेहतर है और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आ जाती है थोड़ी बहुत यहाँ पे साइडों पे, पाँव में। और इसके अलावा मीटर भी इसका थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम है। रूफ लाइनर ब्लैक है, फीचर्स यहाँ पे सफिशिएंट हैं, वही डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिसेंट स्क्रीन, डिसेंट मीटर। और फिर एक होता है ये इंटीरियर, यहाँ सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। स्पेस के लिहाज से भी गाड़ी ज़्यादा चौड़ी है, मटेरियल्स यहाँ पे बहुत प्रीमियम है और इसके अलावा इसकी स्क्रीन भी बहुत मैसिव है। ये 15.6 इंचेस की स्क्रीन है, जिसमें ऑब्वियसली ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हाइब्रिड की स्टार्ट की सब कुछ आता है। लेकिन अगर इतना इनफ नहीं है तो इस पूरी स्क्रीन को आप घुमा भी सकते हैं इस तरह से। लैंड्स की वीडियो देखनी हो देखें, लेकिन आपने अगर कोई वर्टिकल वीडियो देखनी है तो आप वर्टिकल वीडियो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज़ है और अभी पूरा टेस्ला पैनल बन गया है। लेकिन जैसे इसकी स्क्रीन सीधी होती है तो इसका इंटीरियर किसी और गाड़ी से रिजेंबल करने लग जाता है, और वो है फोर्ड रेंजर रैप्टर। रेंजर रैप्टर में भी कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, कुछ ऐसी ही ट्रिम्स आती हैं और इससे मिलता जुलता ही गियर सिलेक्टर आता है। इंस्पिरेशन इसकी बाहर से भी और अंदर से भी फोर्ड F-150 लाइटनिंग और इंटीरियर में रेंजर रैप्टर से ली गई है। बाकी यहाँ पे फीचर्स लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड हैं और इसके अलावा इसमें फिर एक EV और HEV अलग से मोड आता है। HEV में ये गाड़ी अभी है, इसका इंजन ऑन है। EV में ये गाड़ी EV हो जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। बाकी स्टीयरिंग इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, ड्राइव मोड्स के यहीं पे दिए गए हैं। मीटर भी इसका पूरी स्क्रीन है जो कि आपको 2 बार शो करवाता है, एक फ्यूल का और एक बैटरी का, और कंबाइंड रेंज ये गाड़ी 800 किलोमीटर की देती है, जो कि बाकी किसी भी गाड़ी से बेहतर है इस कैटेगरी की। फिर इसके अलावा इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। ये फीचर आपको लैंड क्रूजर में 300 सीसी में देखने को मिलता है, या फिर लेक्सस में भी आपको 570 या 600 में देखने को मिलता है, बट ये गाड़ी ऑफर कर रही है। इसके अलावा बाकी साउंड सिस्टम भी इसका प्रीमियम है। ओवरऑल इंटीरियर काफ़ी नाइस है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ कम है, कूल बॉक्स, लेकिन बाकी कसर इसने सारी पूरी कर दी। सीट्स इसमें हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी हैं और वो भी 12 वे। फिर इसके अलावा एम्बिएंट लाइटिंग इसमें पावों में दी गई है। यहाँ वायरलेस चार्जर भी है, पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है और हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें लेन की असिस्ट भी दिया गया है, यानी कि गाड़ी अगर लेन से ड्रिफ्ट आउट करे तो ये आपको वार्निंग भी देती है। और इसके अलावा यहाँ पे सेंसर दिए गए हैं जो कि आपको सेंस करते रहते हैं कि अगर आपको नींद आ रही हो तो फिर ये गाड़ी को वार्न करती है कि रेस्ट ले लें। बट उससे भी ज़्यादा बेहतर है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी। यहाँ पे लेग रूम भी मेरे पास अच्छा खासा स्पेशियस है और हेड रूम भी। फिर ये बैक पे बम्पी नहीं होगा फॉर्च्यूनर या रीवो की तरह, क्योंकि सस्पेंशन इसमें विशबोन है, डुअल विशबोन सस्पेंशन है इसमें। और इसके अलावा बाकी इसमें फिर अमेनिटीज भी ज़्यादा दी गई हैं। यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, एयर वेंट्स हैं, पावर आउटलेट हैं और इसका सेंटर में फ्लोर बेड भी बिल्कुल फ्लैट है। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कंफर्ट में ऐड करती है। रेयर सीट्स की थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं। इनमें सीट बेल्ट, आइसोफिक्स के पोर्ट्स तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एयर बैग्स भी आते हैं।
तो रेयर पैसेंजर्स के लिए भी इसमें प्रोटेक्शन है। फिर इसके अलावा साउंड सिस्टम इसमें प्रीमियम है, तो यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं। कैबिन लाइट इसके टच वाली है जो कि लेक्सस 570 या 600 में देखने को मिलेंगी आपको। इनके आसपास ये इंजन लाइट्स दी गई हैं जो कि आपको रात में बताती हैं कि ये लाइट्स हैं कहाँ पे एग्जैक्टली। और इस पर रेयर विंडोज भी कंपनी से ही टिंटेड आती हैं। फिर इसमें चढ़ने उतरने के लिए ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं जो कि फॉर्च्यूनर मिस करती है। रिवो में ये आते हैं, इसमें भी दिए गए हैं, फॉर्च्यूनर में नहीं आते, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और बाकी इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के अंडर द हुड सिचुएशन की, तो यहाँ पे ये गाड़ियाँ असल डिफरेंस क्रिएट करती हैं बाकी मार्केट से। अब ये गाड़ी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर ट्रेन ऑफर करती है। इसमें और फॉर्च्यूनर में इंजन सेम आता है, 2800 सीसी टर्बोचार्ज डीजल। रिवो में सिर्फ इंजन आता है, फॉर्च्यूनर एक और इंजन भी ऑफर करती है, बट ये इसका फ्लैगशिप इंजन है और ये बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन। जैक 150 हॉर्स पावर यूज़ करता है, 150 समथिंग, ये 201 करती है। फिर इसके अलावा इसकी पावर भी अच्छी खासी है। टॉर्क इसका 500 न्यूटन मीटर है जो कि इस कैटेगरी के लिहाज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉर्क है और फॉर्च्यूनर भी काफ़ी पावरफुल गाड़ी कंसिडर की जाती है। फिर एट द सेम टाइम ये गाड़ियाँ एवरेज भी अच्छी देती हैं। ये 10 से 12 की एवरेज आपको आराम से दे देती है जो कि वैसे आपको सिविक देती है। और ये डीजल है, बट ये गाड़ी एक अलग ही लेवल पे है। इंजन इसमें 15 सीसी टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड आता है। आप इसको चार्ज करके इससे 50 की एवरेज भी निकाल सकते हैं इजीली, जो कि एक इंसेन फिगर है। और अगर आप इसको चार्ज ना भी करें तब भी ये गाड़ी हाइब्रिड होने की वजह से आपको 12-13 की एवरेज आराम से दे देगी पेट्रोल होते हुए। अब यहाँ पे फ़र्क इस तरह आता है कि पेट्रोल एनर्जी क्लीन होती है। एक तो इसका रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक होता है एज कम्पेयर टू दीज कार्स, क्योंकि इसमें टर्बो है और टर्बो का लैग आपको फील होता है। अगर आप पूरा फ्लोर कर देंगे तो गाड़ी 2-3 सेकंड बाद तेज़ होना शुरू होती है। इसके केस में जैसे आपका पेडल दबेगा वैसी गाड़ी तेज़ होगी। और इनके अगर आप लॉन्च करें तब भी ये लॉन्च में बहुत जल्दी आगे निकलती है। ये ZS को भी आसानी से कम्पीट कर सकती है। अब अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो जैसा कि मैंने बताया ये दोनों गाड़ियाँ 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं विद 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, लेकिन ये गाड़ी 436 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, डबल से भी ज़्यादा। और इसका टॉर्क भी 650 न्यूटन मीटर है जो कि लिटरली जी वैगन वगैरह के आसपास है। जी वैगन ये परफॉर्मेंस फिगर्स ऑफर करती हैं जो कि इस गाड़ी ने ऑफर किए हैं। और ये चीज़ आपको फील भी होती है, ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, ये वाकई में डिफरेंस क्रिएट करती है। 2 मोटर हैं इसमें जिनको आप चार्ज कर सकते हैं, इंजन अलग है, टर्बोचार्जर अलग है। फिर इसके अलावा इसका इंजन भी काफ़ी नीटली पैक्ड है और इसका बोनट ओपन भी BMW की तरह होता है। इसको आप 2 दफ़ा पुल करेंगे और फिर आप इसको सीधा ऊपर ही उठा देंगे और ये ऊपर भी हाइड्रोलिक से जाता है, जबकि इन गाड़ियों के केस में आप बोनट को स्टैंड से ओपन करेंगे। फॉर्च्यूनर 2,25,30 लाख की गाड़ी है, पर स्टिल उसका बोनट आप यूँ उठा के उसको स्टैंड लगाएंगे और बोनट है भी काफ़ी हैवी। जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये गाड़ियाँ 4x4, 4x2 पर स्विच की जा सकती हैं। ये ऑल टाइम 4x4 है और इसके अलावा इनमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड, ये सब आते हैं। ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इन गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।